हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कैलाश कुमार है। आज जो है हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। कल मैं कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया था और आज जो है मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग को ये बात ध्यान में रखनी है कि हम लोग जो एनिमल्स के लिए जो टर्म यूज करेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज करेंगे, और प्लांट्स के लिए जो टर्म यूज करेंगे वो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज करेंगे। तो ये बात कई बच्चों को तो मालूम ही नहीं रहता, तो वो आपको अभी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हमें एनिमल्स के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म यूज करना है और प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज करना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ कि इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल या फिर पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है कि द ऑफ स्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। तो जो भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड हुआ वो आइडेंटिकल ही नहीं बल्कि वो एग्जैक्ट कॉपीज है किसके साथ, पेरेंट्स के जैसा। ठीक है। तो पेरेंट्स के जैसा वो क्या एग्जैक्ट कॉपीज है, आइडेंटिकल तो है ही बल्कि क्या है कि और एग्जैक्ट कॉपीज भी है। तो एक बार हम फिर से इस लाइन को देख लेते हैं कि द ऑफ स्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल। जो भी ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस्ड होता है वो सिर्फ आइडेंटिकल ही नहीं है बल्कि क्या है वो एग्जैक्ट कॉपीज भी है पेरेंट्स के। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या बताया हूँ मैं कि द ऑफ स्प्रिंग आर ऑल्सो जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। देखो अब मैं यहाँ पे पहले बता चुका हूँ आपको कि एग्जैक्ट कॉपीज पेरेंट्स के भी रहते हैं, आइडेंटिकल भी रहते हैं। बट यहाँ पे एक और ध्यान रखने वाली बात है कि जो ऑफ स्प्रिंग जो हो रहा है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल भी है पेरेंट्स के साथ। ठीक है। अब अब यहाँ पे एक टर्म दिया है क्या चीज, क्लोन। तो क्लोन क्या होता है, इस टर्म को बहुत ही ध्यान से रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोन आखिर है क्या। कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और बोर्ड्स में भी पूछ देता है। ठीक है। तो द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। तो जो इंडिविजुअल मॉर्फोलॉजिकली यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों सिमिलर है पेरेंट्स के जैसा, वैसे ऑर्गेनिज्म के लिए हम क्या क्लोन यूज़ करते हैं। ठीक है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉमन है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स में वो रिलेटिवली कैसा है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कि देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये बता रहा है कि प्लांट्स में जो लोअर कैटेगरी के जो होता है जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को छोड़ के, तो प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किस में हमको देखने को मिलेगा, एल्गी में देखने को मिलेगा। ये सब क्या है, प्लांट्स के टाइप्स है। ठीक है। एल्गी में देखने को मिलेगा हमको, ब्रायोफाइट्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो इस सब में क्या है कि हमको प्लांट्स में सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम एसेक्सुअल दिखाई देगा। वैसे अगर हम एनिमल्स का बात करें तो एनिमल्स में भी अर्थ्रोपोडा होता है, मोलस्का होता है, इस सब में हो सकता है कि हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई दे। ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे नीचे ध्यान रखना है कि जो मैं वहाँ पे बताया हूँ कि एक बात आप लोग अगर 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर पढ़े होगे तो आपको मालूम होगा, अगर आप नहीं पढ़े हो तो फिर भी यहाँ पे ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक R.H. व्हिटेकर नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने मतलब 5 किंगडम को डिवाइड किया था। पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी और पांचवा क्या था, एनिमेलिया। ये पांचवा है, क्या था पांचवा, तो एनिमेलिया। ठीक है। तो इन प्रोटिस्ट, तो ध्यान रखना कि इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स, तो प्रोटिस्टा के और मोनेरा के जो भी मेंबर्स हैं वैसे ऑर्गन थे। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरिन्स
द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। यहाँ पे ध्यान दो कि जो प्रोटिस्टा और मोनेडन्स के जो मेंबर हैं वैसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसके पेरेंट जो होते हैं वो अपने सेल को डिवाइड कर देते हैं दो में, और वो दो जो बटाता है वही एक नया इंडिविजुअल्स, दोनों जो होता है वो मिलकर क्या बन जाता है, न्यू इंडिविजुअल्स बन जाता है। तो इन प्रोटिस्ट्स एंड मोनेडन्स द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब हम लोग जो है कुछ रिप्रोडक्शन के मोड पढ़ेंगे, तरीका पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो क्या क्या तरीका है, सबसे पहला तरीका बाइनरी फ्यूजन, सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, बडिंग पढ़ेंगे। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बाइनरी फ्यूजन आखिर में होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान देना, और ये डेफिनेशन जो है अगर आपको बोर्ड में भी पूछेगा तो आप लोग बोर्ड में भी लिखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का ही डेफिनेशन मैं लेके चलता हूँ, मैं इधर उधर का डेफिनेशन नहीं लेके चलता, और मैं टू द एनसीईआरटी पॉइंट बात करता हूँ। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या बोला कि इन मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में सेल क्या करता है, डिवाइड करता है दो, मतलब दो में डिवाइड कर देता है, वो भी हाफ्स में। ठीक है, और वो हर एक जो होता है ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन, और वो जो दो में डिवाइड होता है वो दोनों फिर जाके क्या होता है कि एक एडल्ट बन जाता है। अब बाइनरी फ्यूजन के एग्जाम्पल क्या क्या है, तो अमीबा और पैरामीशियम। तो हम लोग को यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन के एग्जाम्पल भी याद रखना है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अमीबा और पैरामीशियम किसके एग्जाम्पल हैं, तो बाइनरी फ्यूजन के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ध्यान दो, तो इन मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स, बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में सेल क्या होता है कि वो डिवाइड हो जाता है दो हाफ्स में। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई सेल है तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, और ये जो दोनों इक्वल जो बटन है ये फिर जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे जो जब डिवीजन जो होगा तो वैसे डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हमको याद रखना है, अमीबा याद रखना है और पैरामीशियम याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग जो समझेंगे वो बडिंग समझेंगे कि आखिर बडिंग क्या होता है। तो बडिंग में क्या होता है, बडिंग जनरली हमको यीस्ट में दिखाई देता है, और एक और एग्जाम्पल है हाइड्रा में दिखाई देता है। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल। यहाँ पे डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई यीस्ट है तो ये हो सकता है यहाँ पे डिवीजन हो जाए, या हो सकता है यहाँ से डिवीजन हो। अगर बीच से डिवीजन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि दो इक्वल हाफ्स में बट रहा है यहाँ पे, समझे। लेकिन जब ये मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, जब ये कैसे भी यहाँ से डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग वर्डिंग समझ गए हैं कि यीस्ट जो मतलब कि यहाँ पे एक एग्जांपल क्या है, यीस्ट है। तो यीस्ट क्या करता है, द डिवीजन इज अनइक्वल, डिवीजन कैसा हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है, एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल। वहाँ से क्या होता है, जैसे मान लो ये है एक यीस्ट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्मॉल बर्ड्स जो होता है, पहले देखो समझो क्या हो रहा है, सबसे पहले ध्यान से समझो कि ये कोई एक यीस्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनइक्वल डिवीजन हुआ, तो ये आधा वाला जो पार्ट जो है ना, यही जो है ये क्या बना लेता है, एक सिंगल क्या बना लेता है, बर्ड्स बना लेता है। समझ रहे हो ना अच्छे से, हाँ। तो जिसमें क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे बताऊँ तो बर्ड्स बना लिया, बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल। तो ये क्या था, इस शुरुआत में क्या रहता है कि ये पेरेंट सेल से अटैच्ड रहता है। ठीक है, इवेंचुअली गेट सेपरेट, फिर बाद में जाके क्या होता है कि यही बर्ड्स जो होता है ये क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, ये इतना पार्ट अकेला बढ़ जाता है और ये पार्ट, फिर यही पार्ट हो जाके क्या बनाता है, एक नया यीस्ट बन जाता है, और ये भी एक नया यीस्ट बन जाता है। तो दो पार्ट में ये डिवीजन हुआ ना यहाँ पे, हाँ। तो अब यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे जो मेन जो पॉइंट आपको याद रखना है कि बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल याद रखना है, क्या क्या बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल याद रखना है, तो अमीबा याद रखना है, पैरामीशियम याद रखना है। बडिंग के लिए क्या क्या एग्जांपल याद रखना है, तो यीस्ट रखना है, और क्या रखना है, हाइड्रा याद रखना है, समझे। हाँ, अब यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ फिगर दिया गया है जिसको आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जो होता है ये पूछ देता है। अब ध्यान रखो, ये जो एग्जाम्पल है आपको बडिंग इन यीस्ट है, मैं आपको बताया था कि यीस्ट का एग्जाम्पल देके बताया था। यहाँ पे जैसे मान लो ये कोई पेरेंट सेल है, तो देख रहे हो आप वापस मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये मतलब
पहले शुरुआत में क्या है कि पेरेंट सेल से लगा हुआ इनिशियली, फिर लग रहा है, फिर ये बाद में क्या होता है कि ये जो बन रहा है, ये क्या बन जाता है, ये एक बर्ड अलग से बन जाता है, और ये फिर सेपरेट हो जाता है, ये पेरेंट सेल जो सेपरेट हो जाता है, फिर ये एक नया यीस्ट बन जाता है। तो ऐसा डिवीजन हुआ। तो ये कैसा डिवीजन हुआ, यहाँ पे जो आपको दिखाई जो दे रहा है, ये क्या हुआ, ये अनइक्वल डिवीजन हुआ। समझे, यहाँ पे क्या हुआ कि ये यीस्ट में जो हो रहा है, हमको क्या हो रहा है, अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। समझे ना अच्छे से। हाँ, अब यहाँ पे एक और है एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, क्या है, तो बाइनरी फिजन किसमें हमको अमीबा में दिखाई देता है। आपको फिगर 1.2 अगर जब आप एनसीईआरटी को खोलेगा तो बी वाले में देखिएगा, बाइनरी फिजन इन अमीबा हमको दिया हुआ है। तो देख रहे हो अब आपके यहाँ पे अमीबा कैसे डिवाइड करेगा। सबसे पहले सिंगल न्यूक्लियस रहता है, फिर ये डबल न्यूक्लियस, देखो धीरे धीरे करके ऐसे हो जाता है। फिर यहाँ से दो ऑर्गेनिज्म, दो डॉटर सेल जो होता है यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल जो होता है ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इक्वल डिवीजन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है कि इक्वल डिवीजन हुआ है। समझ रहे हो ना। हाँ, तो यही आज के क्लास में हम इतना ही बात करेंगे। सेकंड क्लास जो होता है थोड़ा सा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ पार्ट जो है वो बाकी रह गया है, तो जिसको हम लोग कल देखेंगे, और कल क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। मैं आपको श्योर करता हूँ कल हम लोग कुछ क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय भाई। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कहीं पे समझने में प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा वो जो डाउट है आपका वो क्लियर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।